नमस्कार साथियों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, अपने राजस्थान के इतिहास चल रहा था, तो राजस्थान के इतिहास में अपने जो है चर्चा कर रहे थे अपनी सभ्यता की या राजस्थान के पुरातात्विक स्थलों की, जिसमें अपने कालीबंगा सभ्यता जो है या कालीबंगा जो स्थल है उसके बारे में अपने चल रहा था। तो जो कालीबंगा स्थल है उसमें अपने कुछ एक जो है बातें हैं उनकी अपनी चर्चा की थी। जैसे अपने कालीबंगा स्थल के अंदर इसके जो है लास्ट में अपने इसकी विशेषताओं को देखा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कालीबंगा मात्रस्थात्मक है, नगरीय सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता है। और नगरीय सभ्यता की कुछ विशेषताओं मैंने आपको बताया था, नगर नियोजन की विशेषताएं बताई थी, सड़कें कैसी है, कौन सी पद्धति पर आधारित है, ये मैंने आपको बताया था। और घरों के जो दरवाजे हैं वो किस तरह से बने हुए हैं, और ईंटें जो है वो ईंटें जो अलंकृत करके फर्शों में लगाई गई है, फर्श बनाए गए हैं उससे, वो कैसे हैं। तो इस तरह से जो अपने कुछ विशेषताएं, ईंटों का अनुपात देखा था। कुछ मैंने एक दो आपको जो है नालियां भी बताई थी भी, यहाँ पर विशेष प्रकार की नालियां हैं, विशेष प्रकार की मतलब लकड़ी की बनी हुई नालियां जो हमें यहाँ से प्राप्त हुई है, इसका प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे उसके बारे में भी आपने चर्चा की थी। इसके बाद में अगर हम देखें तो कालीबंगा के बारे में जो है नालियों के बाद में अपने इसके अंदर अलावा जो अपने जो विशेषताओं को देखेंगे वो ये देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो क्या चीज़ है, शल्य चिकित्सा के प्रमाण है। किसके हैं? शल्य चिकित्सा के प्रमाण है। शल्य चिकित्सा का मतलब ये है कि यहाँ पर एक जो है 12 वर्षीय बालक की क्या मिली है? खोपड़ी मिली है। 12 वर्षीय बालक की क्या मिली है? खोपड़ी मिली है। तो ये 12 वर्षीय बालक की क्या है? खोपड़ी मिली है। और ये 12 वर्षीय बालक की जो खोपड़ी मिली है इसमें 6 छिद्र हैं। कितने छिद्र हैं? 6 छिद्र हैं। और अर्थात ये इसका ऑपरेशन किया गया है, इसका शल्य चिकित्सा किया गया है। ठीक है, तो ये जो विशेषता है ये भी हमें कहाँ से मिली है? कालीबंगा से मिली है। और इसके अलावा हमें यहाँ से जो है क्या मिला है कालीबंगा से? तो कालीबंगा से हमें इसके अलावा जो है भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं? भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। भूकंप के साक्ष्य कैसे मिले हैं कि जो दीवारें मिली है, इन दीवारों में, किसमें? दीवारों में दरारों का होना, दीवारों में दरारों का होना जो है वो किसको प्रदर्शित कर रहा है? तो वो भूकंप को प्रदर्शित कर रहा है। अर्थात दीवारों में दरारें मिली, इसीलिए यहाँ के जो इतिहासकार थे, जो पुरातत्वविद थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो है ये कालीबंगा जो है यहाँ पर भूकंप के साक्ष्य, और विश्व में सर्वप्रथम जो है वो भूकंप के साक्ष्य कालीबंगा से ही मिले हैं। इसके अलावा जो है अपने इसमें और क्या विशेषता दे सकते हैं कि यहाँ पर हमें मिश्रित कृषि के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिली है? मिश्रित कृषि के साक्ष्य मिले हैं। मिश्रित कृषि का मतलब समझ गए? मतलब यहाँ पर कृषि के साथ साथ क्या होता था? पशुपालन के साक्ष्य भी हैं। कृषि के साथ साथ किसके साक्ष्य भी हैं? पशुपालन के साक्ष्य भी हमें कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। कृषि के साथ साथ पशुपालन के साक्ष्य भी हमें कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगा से मिले हैं। इसके अलावा जो है हमें मिश्रित कृषि के अलावा जो है यहाँ पर और क्या विशेषताएं आपको देखने की मिलेगी? तो यहाँ पर हमें संयुक्त कृषि के साक्ष्य मिले हैं। किसके? संयुक्त कृषि के साक्ष्य मिले हैं। अर्थात एक से अधिक फसलों को बोना, एक से अधिक फसलों को बोना, ये हमें किसके साक्ष्य मिले हैं? तो ये हमें साक्ष्य मिले हैं संयुक्त कृषि के। अर्थात इसमें किस तरह से, जैसे मैं आपको बताऊं तो अपने इसमें अगर देखें तो इसके आधार पर अपने अनुमान लगा सकते हैं कि जैसे मान लो कि ऐसे जो है खेतों को जोत दिया, ठीक है, और ऐसे खेतों को जोत दिया, इनमें जो है इन्होंने कौन सी फसल लगा दी है? तो गेहूं की फसल लगा दी है। तो इस तरह से मैं एग्जाम्पल के जरिए आपको सिर्फ बता रहा हूं, और एक ऐसे जोत दिया खेतों को इस तरह से। ठीक है, जोतना तो जानते हो, मतलब जो अपने बागड़ी भाषा में कहा खूड बना दिया, तो इन टाइप का खूड सा बना दिया, मतलब खेत को जोत दिया है। और जो ऐसे बनाए गए हैं इनमें जैसे मान लो चना बो दिया, अर्थात 2 फसलें एक साथ बो दी, 2 फसलें एक साथ बो दी, अर्थात यहाँ पर 2 फसलों को एक साथ बोने के साक्ष्य है। और इसके साथ साथ यहाँ पर और क्या प्राप्त हुए हैं? तो अपने यहाँ के लिए प्रश्न बन सकता है कि दोहरे जुते हुए खेत मिले हैं हमें। ठीक है, दोहरे जुते हुए, या सीधा कई बार प्रश्न आ जाता है भी जुते हुए खेत कहाँ से मिले हैं? जुते हुए खेत राजस्थान की कौन सी सभ्यता से मिले हैं? तो जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें राजस्थान की कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। और इन जुते हुए खेतों में हमें क्या मिली है? तो ऊंटों की हड्डियां मिली है। ऊंटों की हड्डियां मिली है हमें। इन जुते हुए खेतों में क्या मिली है? ऊंटों की हड्डियां मिली है। तो दोहरे जुते हुए खेत या जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। इसके साथ साथ इनमें क्या मिली है? ऊंटों की हड्डियां मिली है हमें। ठीक है, अर्थात ये फसलों की कौन कौन सी फसलों की जानकारी रखते थे? तो मैं फसलों में बात करूं तो फसलों की अगर हम जानकारी में बात करें तो ये
गेहूं, गेहूं के बारे में जानकारी रखते थे। गेहूं के अलावा जौ के साथ साथ ये चना की जानकारी रखते थे। अर्थात ये धान की फसलें हैं। जब धान की फसलें एक साथ बोई जाती है तो उसको क्या नाम दिया है इन्होंने? तो धान की फसलें जब एक साथ बोई जाती है तो इन्होंने नाम दिया है क्या? बेजड़ या गोचरी नाम दिया है। क्या नाम दिया है? बेजड़ या गोचरी। गेहूं, जौ, चना जब एक साथ जो है बोई जाती है तो वो धान की फसलें हो जाएगी। तो जिनको नाम इन्होंने क्या दिया है? बेजड़ या गोचरी नाम दिया है। ठीक है। राजस्थान में अगर सबसे प्राचीन कृषि की बात करें तो राजस्थान में सबसे प्राचीन कृषि के साक्ष्य तो बागौर से मिले हैं, लेकिन गेहूं, जौ, चना जो है उनके साक्ष्य कहां से मिले हैं? हमें कालीबंगा से मिले। इसके अलावा ये कपास के बारे में भी जानते थे और कपास के लिए इन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया जिसका नाम क्या है? इंडस। तो कपास के लिए इन्होंने इंडस शब्द का प्रयोग किया। इसके अलावा जो है ये सरसों के बारे में भी जानकारी रखते थे और बाकी है ही बेजड़, गेहूं, जौ, चना जो है ये इसमें आई जाएगा। पशुपालन में जो है पालतू जो पशु आएगा वो पालतू पशु आपको ध्यान रखना है कि पालतू पशु में आ जाएगा। इसके अंदर क्या है? गंडक, कुत्ता। ठीक है। कुत्ता को क्या कहा जाता था? स्वान कहा जाता था और इसे अपने नॉर्मल भाषा में क्या कह सकते हैं? गंडक कह सकते हैं। तो ये जो है इसके साक्ष्य पालतू पशु के रूप में हमें प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा जो है हमें यहाँ कालीबंगा से और क्या साक्ष्य मिले हैं? तो कालीबंगा के साक्ष्यों की बात करें तो इसके अलावा आपको याद रखना है कि यहाँ पर एक जो है हमें चबूतरा मिला है और इस चबूतरे पर एक चबूतरा मिला है। इस चबूतरे पर 7 अग्नि वेदिकाएं मिली है। अग्नि वेदिकाएं जानते हो? हवन कुंड। क्या मिले है? हवन कुंड जानते हो? मतलब जो यज्ञ जो है यज्ञ किया जाता था, यज्ञ के दौरान जो मंत्रों का उच्चारण है यज्ञ वगैरह के लिए जो आगे चौरी टाइप से बना होता है ना, चौरी विवाह के अवसर पर जो होती है। ठीक है ना? मंगलम भगवान विष्णु मंगलम कुंडलिकाक्षाय तनोवरी पट पट स्वाहा। इस तरह से जो है वो मतलब मंत्र वगैरह पढ़ते रहते हैं। जो 7 अग्निवेदिकाएं एक साथ, 7 हवन कुंड हमें एक साथ कहाँ से मिले? एक ही चबूतरे पर है, तो कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। तो ये भी आपके लिए एक बहुत बढ़िया प्रश्न बन सकता है कि 7 अग्निवेदिकाओं के एक साथ साक्ष्य जो है वो कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा। इसके अलावा भारत के स्थल है जैसे लोथल है, लोथल से भी मिले हैं। इसके अलावा जो है आपके राखी गढ़ी है, राखी गढ़ी से भी अपने जो है हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं। तो ये चीजें जो आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो है यहाँ से और किस किस के साक्ष्य मिले हैं? तो इसके अलावा अगर आपको ध्यान रखना है तो यहाँ से हमें बेलनाकार तंदूर मिले हैं। क्या मिले हैं? बेलनाकार तंदूर मिले हैं। बेलनाकार तंदूर के अलावा हमें सिलबटा मिला है। सिलबटा जानते हो ना? सिलबटा। ठीक है। सिलबटा क्या होता है कि इस टाइप का एक पत्थर होता है। पत्थर जो है इस तरह से छोटे, जो अपने जैसे मान लो कोई मसाला वगैरह पीसते हैं ना, छोटा सा एक पत्थर होता है, उसको ऐसे रगड़ते हैं, अपने ऐसे पकड़ ऐसे रगड़ते हैं। तो वो जो है सिलबटा मिला है। क्या मिला है हमें? सिलबटा जो है हमें कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से हमें क्या मिला है? सिलबटे के साक्ष्य भी मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं? सिलबटे के साक्ष्य भी मिले हैं। बेलनाकार तंदूर हो गए, सिलबटा हो गया। इसके अलावा जो सबसे बड़ी विशेषता आपके लिए बनेगी वो सबसे बड़ी विशेषता रहेगी कि हमें कालीबंगा से हमें श्रृंगार पेटिका मिली है। श्रृंगार पेटिका मिली है। क्या मिली है? श्रृंगार पेटिका। अर्थात श्रृंगार जो पेटिका मिली है, इस श्रृंगार पेटिका में हमें जो है एक तो हाथी दांत का कंघा मिला है। हाथी दांत का कंघा मिला है। इसके अलावा इसी श्रृंगार पेटिका में हमें जैसे मतलब श्रृंगार के जो भी साधन हैं वो सारे के सारे इसके अंदर है। हाथी दांत का कंघा है। 2 इंपॉर्टेंट है, एक कांस्य का क्या मिला है हमें? इसमें दर्पण मिला है। कांस्य का दर्पण और हाथी दांत का कंघा मिला है। नोट लगा के मैं एक बात लिख रहा हूं, नोट संपूर्ण हाथी दांत, मतलब पूरा हाथी दांत कह सकते हो। पूरा हाथी दांत जो है, हाथी दांत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो हाथी दांत के साक्ष्य भी आपके कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। भी हाथी दांत के साक्ष्य भी हमें कहाँ से मिले हैं? तो हाथी दांत के साक्ष्य भी हमें कालीबंगा से मिले हैं। तो ये बात ध्यान रखना। एक बार प्रश्न आ गया, इस श्रृंगार पेटिका से संबंधित है, मैं प्रश्न लिख देता हूँ कि अधर, ये भारत के संदर्भ में, वैसे तो मैं चलो बता ही देता हूँ, आपके कई बार आ सकता है। अधर राज के साक्ष्य निम्न में से किस स्थल से, निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? स्थल से प्राप्त हुए हैं। निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो जिसमें आपके लिए ऑप्शन बनेंगे, ऑप्शन नंबर 1 कालीबंगा,
मैं भारत की दृष्टि से पूछ रहा हूँ। ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा, ऑप्शन नंबर सी लोथल, और ऑप्शन नंबर डी आपके रह जाएगा चनहुदड़ो। चनहुदड़ो पाकिस्तान के अंदर है, चनहुदड़ो। तो ये 4 ऑप्शन आपके इस प्रश्न में है कि अधर राज के साक्ष्य निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुए हैं। पहली बात तो हमें ये इसका अर्थ ही नहीं पता अधर राज क्या होता है। देखो अधर जो शब्द है, अधर शब्द का तात्पर्य होता है होठ, और राज का मतलब शासन। राज का मतलब क्या है? शासन। अर्थात अधर राज का मतलब क्या हो गया कि जो होठों पर शासन करे, और होठों पर शासन करने वाली कौन सी क्या होती है? तो होठों पर शासन करने वाली क्या हो जाती है? लिपस्टिक। तो लिपस्टिक के साक्ष्य जो है सर्वाधिक जो मिले हैं वो कहां से मिले हैं? पाकिस्तान के स्थल चनहुदड़ो से मिले हैं। तो कई बार ऐसे लैंग्वेज घुमा के भी आपसे पूछा जा सकता है। अब क्या आंसर करें इसका? तो अपने कुछ तो पता ही नहीं लग रहा कि इसमें जो प्रश्न है ये कहना क्या चाह रहा है या पूछना क्या चाह रहा है इस प्रश्न के अंदर। तो ये चीजें जो है आपके लिए कई बार डिफिकल्ट हो जाती है अपने प्रश्नों के मामले में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अलावा हमें जो है सूती कपड़े में लिपटा उस्तरा मिला है। ठीक है, इसके अलावा हमें स्वस्तिक चिन्ह मिला है, स्वस्तिक चिन्ह, और ताबीज मिले हैं। अब अपने स्वस्तिक चिन्ह से अनुमान लगा सकते हैं, स्वस्तिक चिन्ह जानते हो ना, ये सांख्यो, ये जो है इससे अपने अनुमान लगा सकते हैं कि ये धार्मिक भावना में विश्वास करते थे। और ताबीज से हम क्या अनुमान लगा सकते हैं कि ये जादू टोने में विश्वास करते थे। किसमें? जादू टोने में ये क्या करते थे? विश्वास करते थे। तो इन चीजों से अपने अनुमान लगाया जा सकता है कि ये क्या कर सकते हैं, मतलब क्या करते थे उस समय, अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि हमारे पास इनकी लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई। अब पढ़ी नहीं गई तब तक हमें जो है यहाँ पता नहीं लग सकता। और यहाँ पर जो है हमें सैलखड़ी पत्थर की मोहरें मिली है। किसकी? सैलखड़ी पत्थर की क्या मिली है? हमें मोहरें मिली है। सैलखड़ी पत्थर की क्या मिली है? मोहरें मिली है। कहाँ मिली है? कालीबंगा में। तो अपने सैलखड़ी पत्थर को देखते हैं अभी मोहरें किस टाइप की है फोटो के जरिए। तो देखो इस चित्र के माध्यम से अपने देखते हैं कि ये जो है इस तरह की मोहरें मिली है, इस पर इस तरह से अपनी आकृति बनी हुई है। ये किस पत्थर की बनी हुई है? ये सारी की सारी सैलखड़ी पत्थर की बनी हुई है। ऐसे इस टाइप की हमें क्या प्राप्त हुई है? मोहरें प्राप्त हुई है। मतलब ये अपने कहाँ मिली है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में मिली है। विशेषता है मतलब ये जो जहां पर भी पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी बनाई गई थी मोहरें, वो कौन से पत्थर की बनाई गई थी? तो सैलखड़ी पत्थर की बनाई गई थी। जो भी मोहरें बनाई गई थी वो कौन से पत्थर की बनाई गई थी? सैलखड़ी पत्थर की बनाई गई थी। तो सैलखड़ी पत्थर की निर्मित जो है मोहरें भी हमें कहां से मिली है? तो कालीबंगा से मिली है। सैलखड़ी पत्थर से बनी हुई मोहरें हमें कहां से मिली है? कालीबंगा से मिली है। इसके अलावा हमें जो है और क्या प्राप्त हुआ है कालीबंगा से? तो कालीबंगा से आपको याद रखना है हमें बहुत सारे मृद भांड मिले हैं। क्या मिले हैं? मृद भांड। मृद भांड जानते हो? मिट्टी के बर्तन। क्या मिले हैं? मिट्टी के बर्तन मिले हैं। देखो मैं अपने फोटो के जरिए देखते हैं मृद भांड क्या होते हैं। तो ये देखो अपने इसके अंदर जो है ये मृद भांड आपको दिखाई दे रही हैं। ये इस तरह के जो है अपने वहां पर क्या मिले हैं? कालीबंगा में अपने इस तरह के मिट्टी से बने हुए बर्तन मिले हैं। इस तरह से मिट्टी से बने हुए क्या मिले हमें? बहुत सारे क्या मिले हैं? बर्तन मिले हैं। और इनको हमने क्या है कि ये क्या है? मृद भांड है। और कालीबंगा में जो है इस तरह के मृद भांड कितने प्रकार के मिले हैं हमें? 6 प्रकार के मृद भांड मिले हैं। कितने प्रकार के मृद भांड मिले हैं? 6 प्रकार के मृद भांड मिले हैं। और इन 6 प्रकार के मृद भांडों को हमने फैब्रिक FA से लेकर फैब्रिक अब तक की संज्ञा दी है। ए से लेकर फैब्रिक अब तक की हमने इनको संज्ञा दी है। अर्थात 6 प्रकार के जो मृद भांड है इनको आकृति के आधार पर, इनके स्थान के आधार पर, या एक तरह से कह सकते हैं कि इनके कलर के आधार पर, रंग के आधार पर, अपने रंग के आधार पर भी तो कह सकते हैं, रंग के आधार पर इनको जो है 6 भागों में बांटा गया है। 6 प्रकार के मृद भांड कह सकते हो। छोटे हैं, बड़े हैं, कुछ और बड़े हैं। ठीक है, तो इनके आधार पर इनको कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में बांटा गया। कहां से मिले मृद भांडों को? तो अपने कालीबंगा से मिले मृद भांडों को कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में बांटा गया। ये इस बात का आप विशेषता ध्यान रखोगे। अब इसके अलावा अपने कालीबंगा में अगर चर्चा करें तो कालीबंगा में जो शवाधान था वो शवाधान भी हमें मिला है। हमें लगभग जो है दफनाने के जो है लगभग 36 प्रकार के जो है शवाधान के जैसे मान लो साक्ष्य मिले हैं। 37 प्रकार के हमें शवाधान के साक्ष्य मिले हैं। कितने प्रकार के? 37 प्रकार के। और इनके पास लगभग 72 प्रकार के मृद भांड मिले हैं।
72 प्रकार के क्या मिले हैं, मृद भांड मिले हैं। 72 प्रकार के मृद भांड मिले हैं, मतलब 72 प्रकार का मतलब यहाँ पर 72 मृद भांड ही है, प्रकार तो 6 ही है वो। मतलब क्या है कि ये 72 मृद भांड ही है, प्रकार तो 6 ही रहेंगे। 72 मृद भांड मिले हैं, 72 मृद भांड मिले हैं। यहाँ हमें 37 कब्रें हैं, 72 मृद भांड मिले हैं, मतलब 37 शव जो है विसर्जन के अपने प्रमाण हैं और 72 मृद भांड मिले हैं। और जो शवाधान है वो कहाँ की, कालीबंगा का जो दुर्ग है उसके उत्तर पश्चिम में, कौन से में, उत्तर पश्चिम में हमें क्या मिला है, कब्रिस्तान मिला है। उत्तर पश्चिम में कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले हैं। शवाधान जो है कैसे आ जाएगा, उत्तर पश्चिम में हमें किसके साक्ष्य मिले हैं, कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले हैं। और जो कब्रें मिली है वो हमें विशेष प्रकार की मिली है, इस तरह से विशेष प्रकार की कब्रें मिली है, अर्थात अंडाकार कब्रें हैं, अंडाकार कब्रें हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर कौन सा समाधान है, युगल समाधान के साक्ष्य भी मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं, युगल समाधान के साक्ष्य भी मिले हैं। अब मनुष्य को जो है उत्तर से लेकर दक्षिण तक दफनाया जाता था। कैसे दफनाया जाता था मनुष्य को, उत्तर से दक्षिण तक, जैसे इस तरह से उसको दफना दिया, ये देखो, ठीक है। तो मनुष्य को इस तरह से दफनाया जाता था, मुख उसका ऊपर की तरफ रखा जाता था। अंडाकार जो कब्रें हमें मिली है उनको चिरायु कब्र किस नाम से जाना जाता है, चिरायु कब्र का नाम दिया गया। ये आपके लिए प्रश्न बन सकता है कि कालीबंगा से जो कब्रें मिली है उनको क्या नाम दिया गया, तो उनको चिरायु कब्र का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया है, चिरायु कब्र कहा गया है कालीबंगा से प्राप्त कब्रों को, ठीक है। इसमें जो है शवाधान जो है हमें 3 प्रकार से मिले हैं। शवाधान की बात करें तो शवाधान हमें 3 प्रकार से मिले हैं। शवाधान हमें 3 प्रकार से मिले हैं। 3 प्रकार शवाधान के कौन कौन से हैं उनकी चर्चा करेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला जो शवाधान का प्रकार है उसमें आपके मिला है कलश शवाधान। कौन सा शवाधान है, कलश शवाधान। दूसरा जो अपने मिला है वो मिला है आंशिक शवाधान। कौन सा शवाधान है, आंशिक शवाधान। और तीसरा हमें जो शवाधान मिला है उसमें नाम आता है पूर्ण शवाधान। क्या नाम आता है, पूर्ण शवाधान। इसको आप दाह संस्कार भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, दाह संस्कार भी कह सकते हो। इसमें क्या होता था, जैसे मान लो मनुष्य को जो है उसको जला दिया, बॉडी को है, जो बॉडी है उसको, बॉडी को क्या कर दिया, जला दिया, ठीक है। बॉडी को जला दिया, जलाने के बाद में जो है वो जो राख है, जी आप कहते हैं ना फूल चुगे ले जी की बार राख है, बाकी है कलश में बंद करके, कलश जानते हो ना, कलश, ठीक है। जैसे मान लो ये कलश है, इस कलश में क्या कर दी, बंद कर दी। वो राख जो है इस कलश में बंद करके जो है उसको क्या करते थे, फिर उसको खड्डे में क्या करते, दफना देते थे, खड्डे में दफना देते थे। इस तरह से जो है ये साक्ष्य हमें मिले हैं, अर्थात वो क्या हो जाएगा, कलश शवाधान हो जाएगा। कलश शवाधान का मतलब मैंने आपको बता दिया कि क्या करो, आदमी बॉडी ने बाड़ो, बाड़े बाद में जी राख है, फूल चुगा या जो भी सिस्टम है उस बिंगी बजे के करापा भी ने भी राख ने एक मटकम डाल गए या कलश में डाल गए कि दलडो खोद के मां बूर दियो। इस जो सिस्टम है कौन सा, तो कलश शवाधान में था। दूसरा जो रहेगा वो आपके कौन से रहेगा, आंशिक शवाधान रहेगा। कौन सा रहेगा, आंशिक शवाधान। तो आंशिक शवाधान में क्या था कि इसके अंदर जो बॉडी है उस बॉडी को क्या करते, ये जो है जंगलों में छोड़ देते, गंडकों के खाने के लिए। किसके खाने के लिए, कुत्तों को खाने के लिए छोड़ देते, अर्थात ये पशु पक्षियों को खाने के लिए बॉडी छोड़ देते। जो भी उसका अंश बचता उस अंश को क्या कर देते, ये दफना देते थे। जैसे आजकल के लोग जो है दादूपंथी करते थे। दादूपंथ में यही है कि उसके बॉडी को, मृत शरीर को जलाते नहीं, ना ही गाड़ते, वो क्या करते हैं जंगलों में खाने के लिए छोड़ देते हैं। ऐसा ही सिस्टम यहाँ था आंशिक शवाधान के अंदर, बॉडी को जो है जंगलों में छोड़ दिया, खाने के लिए छोड़ दिया, और उसके बाद में उसको क्या है, बचे हुए भाग को, बच्चा तो अटकी है गंड का के छोड़ा नहीं, की कौन छोड़ा नहीं, पूरी कौन छोड़ा, वही खाजिए। तो इस तरह से जो है आंशिक शवाधान में था। और आंशिक शवाधान में और क्या है कि बॉडी जो है, बॉडी के प्रत्येक पार्ट अलग कर देते, बॉडी का जो है प्रत्येक पार्ट क्या कर देते, अलग कर देते, और उसके बाद में का गंठड़ी में या बोरी में घात के दल्डो खोद के मां भूर देता। तो इस तरह से आंशिक शवाधान के अंदर अपने को साक्ष्य मिले हैं, अर्थात वो क्या करते थे, बॉडी के पार्ट को अलग करके दफना देते, उसके अंश के रूप में दफना देते हैं, ठीक है। पूरी बॉडी की बजाय उसके अंश को दफना देते थे। पूर्ण शवाधान का मतलब क्या होता है, पूर्ण शवाधान का मतलब होता है कि इसके अंदर जो बॉडी है उस बॉडी के साथ या क्या करते, उसके दैनिक जीवन में आने वाली प्रत्येक वस्तु को साथ में दफनाते थे।
उसके दैनिक जीवन में आने वाली प्रत्येक वस्तु को वो क्या करते थे, साथ में दफनाते थे। ठीक है, तो ये चीज़ां जिकी है, ये चीज़ां ही अंदर आती, प्रत्येक वस्तु को साथ में दफनाते थे। तो ये चीजें जो है ये किस में आएगी, पूर्ण शवाधान के अंदर आएगी। जी मान लो किसी भाई साहब को अपने, जैसे ये भाई साहब है, बड़ा शानदार भाई साहब है, देखो इसको जैसे मान लो रोज शीशा, दिन में 4 बार शीशा देखने की आदत है, तो इसके साथ जब इसको दफनाया जाता है तो इसके साथ इसे क्या है, उसे शीशे को भी दफना देते। तो मतलब ये इसके दैनिक जीवन में आने वाली, प्रयोग में आने वाली वस्तु है, इसको ये क्या कर देते थे, साथ में दफना देते थे। तो इस चीज का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये कालीबंगा में शवाधान के प्रकार हो जाएंगे। इसके अलावा अगर कालीबंगा में कुछ बचा है तो वो कुछ यही बचा है कि राज्य से यहाँ पर जो है 1961 में कालीबंगा पर भारतीय डाक विभाग ने 1961 में कालीबंगा पर भारतीय डाक विभाग ने 90 पैसे का डाक टिकट जारी किया था। 90 पैसे का डाक टिकट जारी किया था। 90 पैसे का डाक टिकट क्या किया है, 1961 में कालीबंगा पर 90 पैसे का डाक टिकट जारी किया था। किसने किया था, तो ये डाक टिकट जारी करने वाला कौन था, जो है भारतीय डाक विभाग है। और जो कालीबंगा है, कालीबंगा यहाँ पर कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना भी की गई है। कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना भी की गई है। कब की आती है, तो ये 1983-84 आता है जो वहाँ लिखा हुआ है साक्षात प्रमाण, लेकिन ये लगभग जो है 1985-86 के आसपास जो है कार्य करने लग गया था, मतलब ये काम करने लग गया। कालीबंगा संग्रहालय जो है कौन से जिले में है, तो आपके प्रश्न पूछा जा सकता है कौन से जिले में है, हनुमानगढ़ जिले में है। कालीबंगा सभ्यता कौन से जिले में है, तो हनुमानगढ़ जिले में है। अब इसके अलावा को क्या प्रश्न बन सकता है कि कालीबंगा का कालक्रम, कालीबंगा का कालक्रम। तो ध्यान रखना, कालीबंगा का जो कालक्रम है वो 2350 से लेकर 1700 या 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। ये इसमें क्या है कि अपने ये कल की क्लास में देखेंगे कि 2350 से 1750 कालक्रम ईसा पूर्व माना जाता है। ये ईसा पूर्व ईस्वी सन क्या होता है, वैसे मैं आपको यहाँ थोड़ा सा जानकारी के लिए बता दूं कि जो ईसा पूर्व होता है वो ईसा पूर्व ईसा मसीहा के जन्म से पहले का समय, जिसमें कालक्रम क्या चलता है, उल्टा चलता है। कालक्रम उल्टा चलता है, अर्थात इसमें जो है 90 के बाद में जैसे आ जाएगा 89, 89 के बाद में 88, 88 के बाद में 87, इस तरह से कालक्रम उल्टा चलेगा। तब आपने लिखा है 17 जो है 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व, ईस्वी सन में कालक्रम सीधा हो जाता है। तो ये अपने इसकी कल की क्लास में अपने चर्चा करेंगे कि ये क्या होता है। अपने एक बार ये देख लेते हैं। और कालक्रम का जो निर्धारण है ये जो है कौन करती है, तो RC 14 करती है, RC 14। अब जो RC 14 है वो क्या है, RC 14 रेडियो कार्बन पद्धति, रेडियो कार्बन पद्धति 14, या फिर इसको ये भी नाम दे सकते हो रेडियो डेटिंग पद्धति, रेडियो डेटिंग 14 पद्धति 14। अर्थात ये क्या करती है, भारत में जो भी अपने को अवशेष मिले, जो भी पुरातत्व स्थल है, जो भी वहां पर प्रमाण मिले हैं, उपकरण मिले हैं, उनका क्या करती है, जो है कालक्रम बताती है। कालक्रम क्या है, तो अपने जो है ये यहाँ पर ध्यान रखना है कि कालीबंगा कालक्रम इसने डिसाइड किया। कैसे डिसाइड करती है, ये मानती है कि कोई भी अगर वस्तु अगर वो सजीव अवस्था में है तो उसमें 2 प्रकार के कार्बन पाए जाते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के कार्बन पाए जाते हैं, जिसमें नाम आता है C12 और C14। कौन कौन से कार्बन है, C12 और C14 जो है 2 प्रकार के कार्बन पाए जाते हैं। जब वह वस्तु कौन सी अवस्था में चली जाती है, निर्जीव अवस्था में चली जाती है, तो उस समय क्या होता है कि C14 का जो है वो ह्रास होने लगता है, मतलब वो कम होने लगता है। तो C14 का ह्रास होने लगता है लगभग कितने, 5568, या फिर कुछ इतिहासकारों के अनुसार 5730 साल जब बीत जाते हैं, 5730 साल जब बीत जाते हैं, तो उस समय इसका जो है इसका ह्रास होकर ये वस्तु जो है वो क्या रह जाती है, इसमें C14 की मात्रा क्या रह जाती है, आधी रह जाती है। इसमें C14 की मात्रा आधी रह जाती है। इसके आधार पर कालक्रम डिसाइड किया जाता है कि ये कितना वर्ष पुराना है, ये जो हमें वस्तु मिली है, जो उपकरण मिली है, वो कितने वर्ष पुरानी है। थारा समझ में तो आने ला रहे हैं मैं क्या कहने ला रही हूँ, कितने वर्ष पुरानी है, इस चीज का ये क्या करता है, पता लगाता है C14। अर्थात इसने कालीबंगा का कालक्रम जो है 2350 से 1750 माना है, यही इसका औसतम कालक्रम है माना गया। अब यहाँ पर मैं आपके सामने 1-2 क्वेश्चन की चर्चा करूंगा, जैसे आपके लिए यहाँ प्रश्न कैसे बना जा सकता है कि भारत की
सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष के समकालीन अवशेष कह सकते हो कि अवशेष राजस्थान की मुख्यतः किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, यह प्रश्न आ सकता है। तो जिसमें ऑप्शन है आपके आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, कालीबंगा ही रहेगा। क्या रहेगा, कालीबंगा ही रहेगा। इसके अलावा आपसे और क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, और प्रश्न पूछा जा सकता है कि दोहरी सुरक्षा प्राचीर के साक्ष्य, दोहरी सुरक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से मिले हैं, ये सुपरवाइजर 2015 का प्रश्न रहा है। अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा पेपर लिया गया था, जिसमें इसमें आपके अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन 1 रह सकता है पीलीबंगा, रंगमहल, कालीबंगा, और चौथा जो है आपके इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न आपके लिए बन सकता है। अभी दोहरी सुरक्षा प्राचीर मतलब दो प्राचीरें चारों ओर बनाई गई हो, वो दोहरी सुरक्षा प्राचीर है। दोहरी सुरक्षा प्राचीर के अपने जो साक्ष्य मिले हैं वो कौन सी सभ्यता से मिले हैं, तो कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। दोहरी सुरक्षा प्राचीर के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। तो ये आपके इस तरह से एक जो सभ्यता स्थल है कालीबंगा, वो यहाँ पर क्या होता है, पूर्ण होता है। सभ्यता स्थल कालीबंगा कंप्लीट होता है। तो आप जो है इसको एक बार जो है बिना मतलब क्या है कि कॉपी पेन लिए, आप कॉपी पेन तो हमेशा पास में रखोगे, तो बिना लिखे आप इसको जो है एक बार वीडियो को देखोगे, उसके बाद में आप पुनः से जो है ये आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा दी जाएगी, या तो इसमें से नोट्स बना लेना, एक बार देखना समझना कि ये क्या कह रहा है, क्योंकि ये अपने नॉर्मल जो है आम जो आज का जीवन है उसी जीवन पर, वो भी जीवन आधारित था, तो उसी आधार पर अपने जो है इसकी चर्चा कर रहे हैं कालीबंगा की जो है। ठीक है, तो इसके आधार पर देखना और एक नए उत्साह के साथ वीडियो को देखना, नए जोश के साथ देखना। भले ही अपने नॉर्मल विशेषताओं को जो है बताते हो, लेकिन ये इतिहास है। जब राजवंश आएंगे ना, उस समय हम देखेंगे कि ये इतिहास क्या कर सकता है, इतिहास मनुष्य में कैसे जो है एक नया जोश, नया उत्साह उत्पन्न कर सकता है। तो मन में संघर्ष जगाओ, जान फूंक दो लाशों में, कुछ करो ऐसा कि नाम रहे इतिहासों में। ऐसे झूठ मूठ की बातों से श्रृंगार नहीं होता, केवल बातें करने से बेड़ा पार नहीं होता, केवल बातें करने से बेड़ा पार नहीं है। हमें कुछ करना है, बातें करने से कुछ नहीं है, पढ़ना है। अब इससे प्रश्न मैं गारंटी के साथ कहता हूं, इससे आपके प्रश्न बाहर नहीं आएगा, बाहर कहीं से भी नहीं आएगा। कालीबंगा जो विशेषताएं, ऐसी विशेषताएं और कहां से मिली, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपके सोनती सभ्यता बीकानेर में है और एक कोटदीची पाकिस्तान में है, तो ऐसे ही अवशेष वहां से भी हमें प्राप्त हुए, तो इसके समकालीन अपने कह सकते हैं दोनों को। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए बन सकता है। इसके अलावा कोई भी इससे बाहर आपके लिए प्रश्न नहीं बनेगा। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। कल अपने एक नए स्थल के साथ अपने यहाँ पर प्रस्तुत होंगे, जिसका नाम है हड़प्पा। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।